नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली क्लास के अंदर एमएलए का मत मूल्य निकालने का सूत्र देखा था और उसमें मैंने अंतिम बिंदु जो देखा था वो था कि राजस्थान में एक एमएलए का न्यूनतम जो मत मूल्य होता है 1-9। वहीं पर यूपी में सर्वाधिक 208 होता है और न्यूनतम हमने सिक्किम को जाना था। इसके पश्चात देखिए हमारा अगला जो सूत्र है वो है एमपी का मत मूल्य निकालने का सूत्र। एमपी का मत मूल्य निकालने का सूत्र। देखिए एमपी से तात्पर्य होता है सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एमपी सांसद, उसका भी मत मूल्य निकाला जाता है। कैसे देखिएगा, देखिए यहाँ पर इसका सूत्र है विधायकों के मत मूल्यों का योग बटा संसद में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या। जैसे ही हम विधायकों के मत मूल्यों का योग रखेंगे ऊपर और उसके पश्चात संसद में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या का भाग लगाएंगे तो हमारे सामने एमपी का मत मूल्य निकल कर आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर विधायकों का मत मूल्य कौन सा होगा? तो आपको पता है हमने सबसे पहले विधायक का ही मत मूल्य निकाला था। एमएलए का जो मत मूल्य आता है सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्यों का योग करेंगे, ऊपर रखेंगे, नीचे हम संसद में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या का भाग लगा देंगे। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में जो भी उम्मीदवार निर्वाचित होता है उन उम्मीदवारों का यहाँ पर हम भाग देंगे तो हमारे सामने एमपी का मत मूल्य निकल कर आ जाएगा। और आपको पता है एमपी का जो मत मूल्य है वर्तमान में वो है 708। तो याद रखिएगा एमपी का मत मूल्य सभी राज्यों में 708 होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक हमने अध्ययन किया अनुच्छेद नंबर 55 का। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद नंबर 56 से। देखिए अनुच्छेद नंबर 56 क्या कहता है, सुनिएगा ज़रा। देखिए 56 की बात करें तो 56 में सबसे पहले राष्ट्रपति पद के लिए कार्यकाल बताया गया है कि एक व्यक्ति कितने वर्ष के लिए राष्ट्रपति बन सकता है। तो आपको बता दूं राष्ट्रपति के लिए कार्यकाल होता है 5 वर्ष और ये 5 वर्ष का जो कार्यकाल होता है उसका वो पद धारण से माना जाता है। जिस दिन वह पद धारण करता है, जिस दिन वह राष्ट्रपति के पद पर बैठता है उस दिन से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष माना जाता है। ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही कर लिया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही कर लिया जाता है। अर्थात यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल मई में पूरा होने वाला है तो हम अप्रैल में ही राष्ट्रपति का चुनाव कंप्लीट करवा लेते हैं। दूसरा देखिए, इसी में बताया गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष से देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष
जिसे हम स्पीकर बोलते हैं, उसे प्रदान करता है। तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को प्रदान करेगा और उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यही सवाल है अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसे देता है। तो ये सवाल आया था सन 2020 में, फर्स्ट ग्रेड का एक पेपर हुआ, उसके अंदर पूछा गया। तो उसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट देखिए, यहीं पर बताया गया है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं रह सकता है। राष्ट्रपति का पद कभी भी रिक्त नहीं हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, परंतु किस कंडीशन में? जब राष्ट्रपति की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। ऐसी कंडीशन के अंदर राष्ट्रपति के पद को हम रिक्त कर सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति को पद से मुक्त कर दिया जाए, अर्थात उसे महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाकर भी उसे रिक्त किया जा सकता है। और थर्ड आता है, राष्ट्रपति स्वयं ही अपना त्यागपत्र भी दे सकता है, यानी कि स्वयं भी अपने पद को छोड़ सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, परंतु जैसे ही राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाएगा, उसी के साथ में हमारे देश के अंदर प्रावधान किया गया है कार्यवाहक राष्ट्रपति का। यदि किसी भी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो हमारे संविधान के अनुसार हम कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति सर्वप्रथम हम उपराष्ट्रपति को बनाते हैं। किसे बनाते हैं? उपराष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा, यदि उपराष्ट्रपति का पद भी यदि रिक्त होता है तो ऐसी कंडीशन में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बना सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यहाँ पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद भी रिक्त होता है तो ऐसी कंडीशन में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है यदि, और यह कार्यकाल उसके पद धारण करने से समझा जाता है। वहीं पर देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो उसके कार्यकाल को पूरा होने से पूर्व ही करवा लिया जाता है। वहीं पर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ध्यान रखिएगा, यही सवाल फर्स्ट ग्रेड 2020 में पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को देता है। वहीं पर बताया गया है राष्ट्रपति का पद किसी भी कारणवश रिक्त नहीं हो सकता है, परंतु मृत्यु होने पे, पद से मुक्त होने पर, यानी कि महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर या त्यागपत्र देने पर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है और ऐसी स्थिति के अंदर कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बनाया जाएगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो ऐसी कंडीशन में उच्चतम न्यायालय का जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा उसे हम कार्यवाहक न्यायाधीश बना सकते हैं। वहीं पर यदि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जिसे हम कहते हैं CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यदि इसके पद का भी रिक्त होता है तो ध्यान रखिएगा, जो भी उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसे हम कार्यवाहक राष्ट्रपति बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति की जो अवधि होती है वो 6 माह होती है, यानी कि जो भी व्यक्ति बैठेगा कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर वह 6 माह के लिए बैठ सकता है, क्योंकि इन 6 माह के अंदर हमें नवीनतम राष्ट्रपति का चुनाव करवाना होता है।
ध्यान रखिए, जब कोई व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद के लिए कार्य करता है, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, तो उसे जो भी सुविधाएं मिलती है, वेतन भत्ते वगैरह जो भी सुविधाएं हैं, वह सारी की सारी उसे राष्ट्रपति वाली प्रदान की जाती है। यानी कि उपराष्ट्रपति यदि कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति को सारी सुविधाएं राष्ट्रपति वाली प्रदान की जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला अनुच्छेद आता है 57 क्या कहता है, सुनिएगा जरा। फिफ्टी 57 यहाँ बता रहा है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर प्रतिबंध नहीं है। यहाँ पर बता रहा है कि जो राष्ट्रपति है उसके पुनर्निर्वाचन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, अर्थात भारत में एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, जितनी बार वह चुनाव लड़ सकता है, उसके चुनाव के उपरांत किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध उस पर नहीं है। वहीं पर दोस्तों, जैसे अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के अंदर राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन पर प्रतिबंध है। एक व्यक्ति वहां 2 बार ही निर्वाचित हो सकता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा थोड़ा सा अंतर है। अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार ही पुनर्निर्वाचित हो सकता है, जबकि भारत में जितनी बार चाहे उतनी बार निर्वाचित हो सकता है। ध्यान रखिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह भी 4 वर्ष ही होता है। तो ध्यान रखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 4 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, अगला आर्टिकल है 58 के अंदर राष्ट्रपति के लिए योग्यताओं का उल्लेख है। राष्ट्रपति की योग्यताएं। अब देखिए कि राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसी क्या योग्यताएं आवश्यक है, तो सुनिएगा ज़रा। सबसे पहली योग्यता की बात करें तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक हो, यानी कि भारत का निवासी होना चाहिए, भारतीय नागरिकता उसे प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें सेकंड की, तो देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए उस व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, यानी कि कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। थर्ड देखिए, वह लोकसभा का सदस्य बनने की शर्तें पूरी करता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की शर्तें पूरी करता हो, ऐसी कंडीशन उसे पूरी करनी होगी। इसके अलावा वह लाभ के पद पर ना हो, वह दिवालिया और पागल ना हो। अब देखिए कई बार दिक्कत आ जाती है कि सर कौन सा पद लाभ का पद नहीं है, तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, मंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, ये ऐसे पद हैं जिन्हें हम लाभ का पद नहीं मान सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ऐसे पद हैं जिन्हें हम लाभ का पद नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति बनने के लिए उसे लोकसभा की शर्तें पूरी करनी होती है। ध्यान रखिएगा, वह लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के लिए
शिक्षा का अभी तक कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं किया गया है, अर्थात राष्ट्रपति पद के लिए शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, शिक्षा कोई अनिवार्य योग्यता नहीं है। नेक्स्ट देखिए अगला अनुच्छेद, सुनिएगा ज़रा। अगला अनुच्छेद आता है 59। 59 में राष्ट्रपति के लिए सेवा शर्तों का उल्लेख किया गया है। अब सेवा शर्तों से तात्पर्य है कि यहाँ पर राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। तो सीधा ही सवाल पूछ लिया जाए, राष्ट्रपति अपना वेतन किस अनुच्छेद के तहत लेता है? तो ध्यान रखिएगा 59 के तहत लेता है। राष्ट्रपति की वर्तमान में जो सैलरी है, जो वेतन है, वो 5 लाख रुपये महीना दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो वर्तमान में 5 लाख रुपये महीना होता है। वहीं पर राष्ट्रपति का वेतन कर मुक्त होता है। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है उस पर किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाती है। साथ ही राष्ट्रपति को आवास भी निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के लिए यहाँ पर वेतन भत्ते, बिना कटौती की सैलरी, कर मुक्त होती है और यहाँ पर राष्ट्रपति को आवास उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद देखिए 60 नंबर, सुनिएगा ज़रा। 60 में देखिए क्या दे रखा है। 60 नंबर अनुच्छेद में बता रखा है राष्ट्रपति को शपथ। राष्ट्रपति को शपथ। अब सुनिए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य होता है उच्चतम न्यायालय का। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर हम कह सकते हैं वरिष्ठतम न्यायाधीश। अब आप कहेंगे सर वरिष्ठतम न्यायाधीश क्यों लिखा है? तो इसका कारण ये है कि यदि मान लो CJI उपस्थित नहीं है तो ऐसी स्थिति के अंदर उच्चतम न्यायालय का जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति पद की उसे शपथ दिलाता है। अगला अनुच्छेद देखिए दोस्तों। अगला अनुच्छेद आता है दोस्तों 61, 61। और आपको पता है 61 में क्या आता है? महाभियोग। और महाभियोग से तात्पर्य है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। महाभियोग शब्द के लिए देखिए हम कई बार गलत पढ़ लेते हैं कि महाभियोग शब्द का प्रयोग न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी किया जाता है, परंतु यह गलत हो जाएगा यदि आप इसको न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में पढ़ते हैं तो। क्योंकि देखिए दोस्तों, न्यायाधीशों को हटाने के लिए और राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया हमने अपनाई है वो अपनाई है अमेरिकी संविधान की प्रक्रिया से। अब हम दोनों को लगभग सेम तरीके से हटाते हैं, इसलिए हमें यूँ लगता है कि न्यायाधीशों को हटाने में भी हमने महाभियोग का ही प्रयोग किया है, जबकि संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग ओनली ऑन राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया गया है। तो देखिए हम इसको समझते हैं। अब तो सबसे पहला सवाल तो यहीं से बनता है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो है महाभियोग। दूसरी बात, कई बार सवाल आ जाता है राष्ट्रपति को हम किस अनुच्छेद के तहत हटा सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति को हम अनुच्छेद 56 और 61 दोनों को मिलाकर हटाते हैं, क्योंकि 61 में हटाने की प्रक्रिया है और 56 के अंदर राष्ट्रपति हटता है, वह अपना त्यागपत्र किसी को सौंपता है। तो इसीलिए यहाँ पर अनुच्छेद 56 और 61 दोनों मिलकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाते हैं। अब देखिए प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई जाती है, किस प्रकार से इसको हटाया जा सकता है और क्या कारण होता है। तो देखिए सबसे पहले हम कारण देखते हैं। देखिए
यहाँ पर कारण है राष्ट्रपति को हटाने के लिए, वो है संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन। यदि राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी प्रकार से यदि संविधान का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो राष्ट्रपति को हम उसके पद से हटा सकते हैं। अब देखिए, हटाने का कार्य कौन करती है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हटाने का कार्य किया जाता है संसद के द्वारा। अब देखिए, हम बात करें संसद की, तो संसद के 2 सदन होते हैं। एक सदन होता है लोकसभा और एक सदन होता है राज्यसभा। तो राष्ट्रपति को हटाने का कार्य करती है संसद, और संसद के सदन है 2, लोकसभा और राज्यसभा। अब सुनिएगा ज़रा, देखिए ये संसद है, अभी हमने बात की है, और संसद में हमने देखा कि उसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। परंतु एग्जामिनर आपसे सवाल बना सकता है कि बताइए राष्ट्रपति को हटाने के लिए पहले प्रस्ताव लोकसभा लाए या फिर राज्यसभा में लेकर आया जाए। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रावधान लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन के अंदर लाया जा सकता है। लेकिन जो भी सदन लाएगा, चाहे से लोकसभा लाओ चाहे से राज्यसभा लेकर आए, दोनों में से जो भी सदन लाएगा उस सदन को 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर आएंगे। जो भी सदन लाएगा उसके 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लेकर आएंगे। लोकसभा लाएंगे तो ये 1/4 सदस्य लोकसभा के होंगे, राज्यसभा लाएगी तो ये 1/4 सदस्य राज्यसभा के होंगे, और उसके पश्चात ये 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित में सूचना देंगे। लिखित में सूचना देंगे, यानी कि जो भी सदन लाएगा, चाहे से लोकसभा लाए चाहे से राज्यसभा लाए, उसके 1/4 सदस्य प्रस्ताव लाएंगे और 14 दिन पूर्व में लिखित में सूचना देंगे राष्ट्रपति से कि आपके खिलाफ क्या लाया जा रहा है, महाभियोग लाया जा रहा है। अब देखिए, आज तक हमारे किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं आया है, तो इसलिए हम प्रक्रिया को मान के पढ़ेंगे। तो देखिए, संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटा सकते हैं, संसद हटाएगी। माना प्रस्ताव लोकसभा ला रही है भाई, तो 1/4 सदस्य किसके होंगे, लोकसभा के होंगे। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। इसके पश्चात यदि लोकसभा ने इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया तो प्रस्ताव चला जाता है राज्यसभा के अंदर, यानी कि दूसरे सदन में चला जाएगा। यदि लोकसभा ने इसे 2/3 बहुमत से पारित कर दिया तो प्रस्ताव दूसरे सदन में चला जाता है। दूसरा सदन यहाँ पर राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करवाता है। जो भी सदन होगा, राज्यसभा होगी या लोकसभा होगी, जो भी दूसरा सदन होगा वो राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करवाएगा। यदि जांच तब होती है उसी समय यहाँ पर राष्ट्रपति को बुलाया जा सकता है। यदि राष्ट्रपति नहीं आना चाहे तो राष्ट्रपति अपने किसी परामर्शदाता को भी यहाँ पर भेज सकता है। ध्यान रखिएगा, जब जांच चल रही होती है तो जांच के दौरान राष्ट्रपति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। राष्ट्रपति जांच के दौरान स्वयं उपस्थित हो सकता है। यदि स्वयं उपस्थित नहीं होना चाहे तो अपने किसी परामर्शदाता को भी यहाँ पर भेज सकता है। यदि राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और राष्ट्रपति दोषी पाया जाता है तो ध्यान रखिएगा, दूसरा सदन भी इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करेगा और इसी के साथ में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे ही दूसरा सदन इसको पारित करता है राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। अर्थात यदि मान लो दूसरे सदन ने भी इसे पारित कर दिया और राष्ट्रपति अभी भी अपना त्यागपत्र नहीं देता है
तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति का पद स्वतः ही रिक्त समझ लिया जाता है, उसे त्यागपत्र देने की आवश्यकता ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, समाप्त नहीं होता है राष्ट्रपति का पद, यहाँ पर रिक्त होगा। समाप्त होने से तात्पर्य है दोबारा राष्ट्रपति ही नहीं बनेगा। देखिए, जब संसद इस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाती है तो इसे राष्ट्रपति संसद की अर्ध न्यायिक शक्ति कहा जाता है। जब संसद इस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाती है तो इसे संसद की अर्ध न्यायिक शक्ति कहा जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे बताया कि अभी तक हमारे संविधान में इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी राष्ट्रपति को हटाया नहीं गया है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार आपसे कथन के अंदर सवाल कर लेता है कि क्या जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चल रहा होता है तो क्या वह विदेशी दौरे कर सकता है या नहीं कर सकता है, या फिर मान लो आपसे ये पूछ सकता है कि राष्ट्रपति को यहाँ पर वेतन मिलता है या नहीं मिलता है, या राष्ट्रपति किसी विधेयक को रोक सकता है या उस पर हस्ताक्षर कर सकता है। तो दोस्तों आपको मैं ये क्लियर कर दूं कि जब तक महाभियोग की प्रक्रिया पारित नहीं हो जाए तब तक राष्ट्रपति को वह सारी सुविधाएं प्राप्त होती है जो उसे राष्ट्रपति के पद पर प्राप्त होती है। इसीलिए जांच के दौरान भी राष्ट्रपति के ऊपर जांच के दौरान भी राष्ट्रपति को वह सारी सुविधाएं प्राप्त होती है जो उसे राष्ट्रपति बने हुए पद पर प्राप्त थी। इसीलिए जांच के दौरान राष्ट्रपति की किसी भी सुविधाओं में कमी नहीं की जाती है। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं, थोड़ा सा समझने में अच्छा होगा। सबसे पहले बात करें महाभियोग की, तो हमने बताया आपसे कि अमेरिका से लिया गया है और आपको पता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है। वहीं पर राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही हम हटा सकते हैं और राष्ट्रपति को हटाने का जो कार्य करती है वो संसद करती है। देखिए, संसद की बात की है तो समस्या ये है कि प्रस्ताव लोकसभा लाए या राज्यसभा लाए, तो ऐसी कंडीशन में प्रस्ताव लोकसभा भी ला सकती है और राज्यसभा भी ला सकती है। इसीलिए हमने यहाँ लिखा किसी भी सदन में पहले प्रस्ताव लाया जा सकता है। जो भी सदन लाएगा उसके 1/4 सदस्य 14 दिन पूर्व लिखित में राष्ट्रपति को सूचना देंगे कि आपके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसके पश्चात माना लोकसभा ला रही है प्रस्ताव, और यदि इसे 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो यह प्रस्ताव दूसरे सदन में चला जाएगा। एक चीज़ और सुनिएगा दोस्तों, कहीं ऐसा नहीं होगा कि प्रस्ताव पहले लोकसभा ला रही है और फिर राज्यसभा में लेकर जा रही है, ऐसा नहीं होगा। जो सदन प्रस्ताव ला रहा है उसी सदन में पहले प्रस्ताव जाएगा। यहाँ पर लोकसभा ला रही है तो सबसे पहले लोकसभा में गया, राज्यसभा लाती तो सबसे पहले राज्यसभा में जाता। तो लोकसभा ने पारित किया, राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा वहाँ पर राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच करवाती है। जांच के दौरान राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हो सकता है। यहाँ पर स्वयं उपस्थित नहीं हो तो अपने किसी एडवाइज़र को भेज सकता है, परामर्शदाता को भेज सकता है। यदि राष्ट्रपति पे लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाए और राष्ट्रपति दोषी पाया जाए तो राज्यसभा भी इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करेगी और इसी के साथ में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब संसद इस प्रकार से किसी व्यक्ति को हटाती है तो यह जब इस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाती है संसद तो यह संसद की अर्ध न्यायिक शक्ति के नाम से जानी जाती है। जैसा कि दोस्तों अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति को जांच के दौरान या महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान वे सभी सुविधाएं प्राप्त होती है जो उसे पूर्व में प्राप्त होती है। इसीलिए राष्ट्रपति हर सुविधा यहाँ पर प्राप्त करता है, हर वेतन भत्ते वगैरह सभी उसे वैसे ही मिलते हैं जो उसे पूर्व में दिए जा रहे हैं। क्लियर है दोस्तों? आशा करता हूँ आपको ये प्रक्रिया समझ में आई होगी और हम कल इसके आगे से शुरू करेंगे और आपको राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करेंगे कल हम। तो उसमें हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, वित्तीय शक्तियाँ, इनके सब के बारे में देखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।